Good morning, students. Now it is the time for science. Today we will start our next chapter, that is nutrition in animals. अभी हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन includes न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. जैसे कि हमने पहले भी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ रखी है. न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन भी वही है. ठीक है. तो आप चाहे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखें चाहे एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखिए, वो डेफिनेशन सेम होगी. ठीक है. आप अपनी कॉपी में ये एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखेंगे. यू विल गिव द हेडिंग एनिमल न्यूट्रिशन एंड राइट दिस द बोल्ड लेटर्स. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. ठीक है. अब न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं इनके? There are 5 steps of nutrition. कितने स्टेप्स हैं एनिमल न्यूट्रिशन के? There are 5 steps of nutrition. यहाँ पे ये साथ में नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको लिखवा रही हूँ. आप एनिमल न्यूट्रिशन लिखने के बाद पहली हेडिंग देंगे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्या हेडिंग देंगे? 5 स्टेप्स, STEPS, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. कौन कौन से हैं वो स्टेप? फर्स्ट स्टेप इंजेशन, स्पेलिंग INGESTION. INGESTION. इसका मतलब होता है खाने को मुंह में डालने का प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. सेकंड डाइजेशन है. स्पेलिंग क्या है डाइजेशन की? आप सब जानते होंगे, DIGESTION. ठीक है. सेकंड स्टेप इज डाइजेशन. थर्ड स्टेप इज एसिमिलेशन. सॉरी, थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग ABSORPTION. ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो थर्ड स्टेप ये हो गया. फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. स्पेलिंग इज ASSIMILATION. ASSIMILATION, एसिमिलेशन. ठीक है. द लास्ट स्टेप इज ईजेशन. ईजेशन की स्पेलिंग EGSTION. What is the spelling? EGSTION. So these are 5 steps of animal nutrition. ठीक है. I will write this in WhatsApp also. You will copy from there. Okay. Now द नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है बच्चों? डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे आपने सुना ना, स्टार्च होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है. दीज आर वेरी लार्ज कंपोनेंट्स. इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा ना. तो डाइजेशन वही प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में यानी छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना. तो आप इसमें ये डायग्राम बनाएंगे. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस का हेडिंग होगी डाइजेशन. और उस हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप देखिए इस पैराग्राफ की 5th लाइन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. ये होगी डाइजेशन की डेफिनेशन. मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन. हेडिंग होगी डाइजेशन. आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे और ये डायग्राम भी बनाएंगे. ओके. चलिए लेट अस मूव टूवर्ड्स. बीच में एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है. अमेजिंग फैक्ट इज रिलेटेड विद स्टारफिश. स्टारफिश में क्या होता है? स्टारफिश में एक अमेजिंग फैक्ट है. पहले तो स्टारफिश एक हार्ड शेल से कवर्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी. और स्टारफिश
में क्या होता है ना, अपने पेट को वो बाहर ले आती है खाना डालने के लिए, उसमें उसके पास कोई मुंह नहीं होता, तो वो क्या करती है, अपने स्टमक को ही बाहर लेकर आती है खाने को अंदर डालने के लिए. दिस इज अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड विथ स्टार फिश. द नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ह्यूमन बीइंग के जिस पार्ट में डाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को हम लोग ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या कई बार इसको गट भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है, जहाँ जहाँ से फूड मुंह में डालने के बाद पास होता है और जहाँ से निकलता है, इस पूरे ट्यूब को हम लोग मिला करके बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या यही ह्यूमन बीइंग का क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, तो आप डाइजेशन इन ह्यूमन लिख करके इसकी 5th लाइन आप देख रहे हो ना इस हेडिंग की, द फूड पासेस से लेकर के आप नोट करोगे. द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, ये फिगर नंबर काट देना, फिर आगे आप लिख लेना, विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. दिस कैनाल, अब उसके बाद आप पैरा चेंज करके अगली लाइन में लिखेंगे, द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट्स. ये अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग लाइन में आप लिखेंगे. नंबर 1 द बकल कैविटी, नंबर 2 फूड पाइप और इसोफेगस, नंबर 3 स्टमक, नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड द लास्ट 6 इज द एनस. ये 6 लाइन में आप 6 पार्ट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर आप पैरा चेंज करके अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ से, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इतनी बातें आप लिखोगे डाइजेशन इन ह्यूमन में. अंडरस्टूड? ओके, आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम. ये डायग्राम आप बनाएंगे. ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, आप देखो, सबसे पहले बकल कैविटी है. बकल कैविटी के बाद, अच्छा बच्चों, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं. ग्लैंड किनको बोलते हैं? ग्लैंड हमारी बॉडी का वो पोर्शन होता है जहाँ से कोई ना कोई लिक्विड सिक्रीट होता है. जैसे हमारी आँख में टीयर ग्लैंड होती हैं जिससे कि हमारा आंसू सिक्रीट होता है. हमारी लिवर भी एक ग्लैंड है, उसमें से हमारा बाइल जूस सिक्रीट होता है. ठीक है, इसके अलावा आप मिल्क ग्लैंड का नाम भी सुनोगे, इट सिक्रीट्स द मिल्क, जैसे काऊ वगैरह में होती है. ठीक है, या आप देखोगे ऐसे ही बॉडी में कई सारी ग्लैंड्स होती हैं. हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट को सिक्रीट करती हैं. तो बॉडी का वो पार्ट जहाँ से कोई केमिकल सिक्रीट होता है दैट इज़ नोन एज ग्लैंड. तो हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड्स हैं आप ये भी लिखोगे. ठीक है, हेडिंग होगी ग्लैंड्स, और आप इसमें यहाँ से लिखोगे द लास्ट लाइन, द इनर वॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ से लिखोगे, हेडिंग होगी ग्लैंड, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. इतना लिखोगे, हेडिंग होगी ग्लैंड. ठीक है, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में क्या क्या है देखिए, हम सारे पहले पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के. ठीक है, क्या क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स. सबसे पहले बकल कैविटी. बकल कैविटी है हमारा मुंह वाला पोर्शन है जिसमें हम खाने को डालते हैं ये. ठीक है, इसमें इंजेक्शन वाला प्रोसेस होता है. उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड भी हमारे मुंह में ही होती है. तुरंत जैसे ही हम खाना डालते हैं मुंह में सलाइवा सीक्रेट होना शुरू होता है, सलाइवा फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है यहीं से. ठीक है, फिर फूड आगे फर्दर प्रोपोगेट होता है इन द पाइप, फूड पाइप विच इज़ नोन एज ईसोफेगस. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईसोफेगस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. फूड पाइप से खाना हमारे स्टमक में आता है. ठीक है, स्टमक देख रहे हो आप, स्टमक में आने के बाद हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. उससे पहले हमारा फूड आता है पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में क्या है? डाइजेस्टिव जूस तो सिक्रीट हो ही रहा है, साथ ही साथ इससे कनेक्टेड लीवर भी है. लीवर से बाइल जूस भी आता है इसमें. ठीक है, उसके बाद हमारा फूड, एक गॉल ब्लैडर आप देख रहे होगे. गॉल ब्लैडर क्या है? ये लीवर से सिक्रीट होने वाले बाइल जूस को स्टोर करके रखता है. ठीक है, क्योंकि हमेशा तो हम खाते नहीं, हमेशा हमें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो जब डाइजेशन की ज़रूरत होती तभी वो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो बाहर आता है. ठीक है, तो लीवर से जो सिक्रीट होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो स्मॉल है पर ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहले जाता है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो
बचा हुआ पानी वगैरह होता है सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम इज़ द एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद खाना जो है वो एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, इसी को हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब बच्चों हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसी डायग्राम के जस्ट नीचे दी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग होगी, आप लिखोगे द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग डाल करके द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम तक लिखोगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और हम अपने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल पोर्शन हो गया। इसके बाद हम लोग हर पार्ट में अलग अलग डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डाइजेशन देखेंगे माउथ एंड बकल कैविटी में। माउथ एंड बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है। तो माउथ एंड बकल कैविटी में हम लोग खाना डालने का प्रोसेस करते हैं, इंजेक्शन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, आप इंजेक्शन हेडिंग डाल करके डेफिनेशन लिखोगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, दिख रहा है ना, ये लिखोगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, फिर आप यहाँ से लिखोगे द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। हेडिंग क्या होगी, इंजेक्शन, मतलब मुंह में खाना डालने का प्रोसेस इंजेक्शन कहलाता है। खाना डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, खाने को चबाएंगे। तो चबाने के लिए हमें क्या चाहिए, टीथ। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। आप हेडिंग डाल लीजिएगा टीथ। ह्यूमन बीइंग में आप जानते हो कि आप जब बच्चे होते हो आपके अंदर भी अभी कुछ कुछ दूध के दांत होंगे। तो ह्यूमन बीइंग में 2 बार दांत आते हैं। एक बार तो बचपन में जो 1 से 10 साल की उम्र तक रहते हैं और उसके बाद हमारे जो आते हैं वो दूसरे दांत होते हैं, वो टूटते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आप ये लिखोगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ फर्स्ट स्लाइड में आप देखिए, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। दीज आर टर्म मिल्क टीथ। आप मिल्क टीथ हेडिंग डाल करके लिखोगे। ठीक है, फिर परमानेंट टीथ हेडिंग डालोगे, उसी के जस्ट आगे दिया हुआ है द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। ठीक है, 4 तरह के टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में। जो सबसे आगे हमारे दांत होते हैं 2 दांत, वो इंसीजर हैं। ठीक है, नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं। तो टोटल कितने हो गए इंसीजर, 4। फिर उसके बाद होते हैं हमारे इंसीजर 4 होते हैं नीचे, 4 ऊपर। तो टोटल हमारे इंसीजर कितने हो गए, 8। उसके बाद जो 2 हमारे नुकीले दांत होते हैं, जो शेर वगैरह में ये बहुत ऊंचे होते हैं, मांसाहारी लोगों के लिए या कार्निवोर्स के लिए ये बहुत बड़े हो जाते हैं क्योंकि ये मांस को खींचने के काम में आते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे दांत है वो कैनाइन है। नीचे भी 2 होते हैं, ऊपर भी 2 होते हैं। तो कैनाइन कितने हो गए, 4। तो 8 और 4 टोटल कितने टीथ हो गए, 12। ठीक है, उसके बाद हमारे जो चबाने वाले दांत होते हैं प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर आप देख रहे हो नीचे कितने हैं, 4 और ऊपर भी कितने हैं, 4। तो मतलब 8। अभी तक कितने हुए थे, 12। 12 और 8 ये कितने हो गए, 20 हो गए ना, 20। अच्छा, अब उसके बाद अब सबसे लास्ट जो सबसे पीछे वाले दांत होते हैं जिन्हें हम लोग चौभर भी बोलते हैं, इंग्लिश में उनको हम लोग बोलते हैं मोलर टीथ। ठीक है, मोलर टीथ आप देख रहे हो 6 हैं नीचे वाले सेट में। नीचे वाले सेट में अगर 6 है तो ऊपर वाले सेट में भी 6 होंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। अभी तक हमारे 20 टीथ हुए थे। 20 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल वी हैव 32 टीथ। ठीक है, सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर एंड लास्ट वन इज मोलर। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और टाइप्स ऑफ टीथ हेडिंग डाल करके चारों के नाम लिखोगे, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर कितने होते हैं उनका नंबर लिखोगे 8। कैनाइन कितने होते हैं, 4। प्री मोलर कितने होते हैं, 8। ठीक है, प्रीमोलर कितने होते हैं, 8। कैनाइन कितने होते हैं, 4। 8 और 4 12। और इंसीजर भी कितने होते हैं, 8। 12 8 20। और उसके बाद लास्ट लिखोगे मोलर। मोलर का नंबर 6 नीचे 6 ऊपर मतलब 12। ठीक है, तो मोलर का नंबर लिखोगे 12 और टोटल आप नीचे लिख दोगे 32 टीथ।
तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ। तो अभी आपने डाइजेशन इन बकल कैविटी में इंजेशन की डेफिनेशन लिखी, टीथ में मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने टीथ का डायग्राम ड्रॉ किया, एंड द लास्ट यू हैव रिटन द टाइप्स ऑफ टीथ हेडिंग incisor, canine, premolar and molar, and you have written the number of these teeth. Incisor 8, canine 4, premolar 8, molar 12 and total 32। इतना आप लिख लोगे। उसके बाद आप ये टेबल बना लेना, टेबल नंबर 2.2, ठीक है। टेबल नंबर 2.2 में टाइप्स ऑफ टीथ दिया हुआ है, लोअर जॉ अपर जॉ में कितने हैं, टोटल कितने हैं। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हम लोग बोलते हैं इंसीजर को, ठीक है। इंसीजर, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हमारे इंसीजर हैं। आपको मैंने बताया ना, इंसीजर लोअर जॉ में भी 4 हैं, अपर जॉ में भी 4 हैं। तो 4 आप इस पहले कॉलम में लिखोगे, अपर जॉ वाले कॉलम में भी 4 लिखोगे, टोटल कितना हो जाएगा 8, ठीक है। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, दूसरे वाले में पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ हम लोग बोलते हैं केनाइन को। केनाइन हमारा नीचे कितना है 2 और ऊपर भी 2 है, तो यहाँ आप लोअर जॉ वाले में भी 2 लिखोगे सेकेंड लाइन में, और अपर जॉ वाले भी 2 लिखोगे सेकेंड लाइन में, टोटल हो जाएगा 4, ठीक है। तो 8 एंड 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये जो हमारे प्री मोलर और मोलर होते हैं, दोनों हमारे च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ठीक है। तो मोलर और प्री मोलर को ऐड अगर हम करें तो नीचे वाले सेट में 6 मोलर हो जाएंगे और 4 प्री मोलर, मतलब 10। तो 10 नीचे हो जाएंगे और 10 ऊपर हो जाएंगे। तो 10 लोअर जॉ वाले में आप लिखेंगे, 10 अपर जॉ वाले में, टोटल कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 आपने नीचे वाले में लिखा, बीच वाले में आपने कितना लिखा 4, और ऊपर वाले में आपने लिखा 8। कितना हो गया टोटल 28 हो गया, और 4 32। तो आप टोटल लिख दोगे 32, ठीक है। तो टेबल नंबर 2.2 भी आपको ड्रॉ करना है, ओके। टुडे अभी आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल मैं आपको बताऊंगी कि मुंह में डाइजेशन कैसे होता है। तो जितना आपको मैंने लिखने को बोला उतना लिख करके आप मुझे शाम में दिखाएंगे, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, एंड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स at regular interval, and no need to go outside, okay. Thank you very much.